हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर लवली स्टूडेंट्स। जो इस चैनल पर नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जो इनसाइट्स आपको इस चैनल पर मिलते हैं वो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। बीइंग अ प्रोफेसर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको ड्यूरिंग द वीडियो बताती रहती हूँ, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। हम ऑलरेडी एनालिटिक फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, पर आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में आता है, दैट इज मिलने नहीं। टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। अब उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एक मेथड की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है मिलने थॉम्सन मेथड। अब इसके अलावा एक और मेथड है जिसके थ्रू आप एक एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पहले तो एक आइडिया दे दूं आपको, कंस्ट्रक्ट करना मतलब हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर होगा ऐसे कि आपको u की वैल्यू दी होगी एंड आपको बोला जाएगा कि विद द हेल्प ऑफ u आप v फाइंड कीजिए, या तो v फाइंड करके दोनों को मिलाकर ऐड करके आपको मिल जाएगा u प्लस iv। तो ये बन गया आपका एनालिटिक फंक्शन, राइट। दूसरा तरीका ये होगा, u दिया होगा बट विदाउट फाइंडिंग v ऑल्सो आप डायरेक्टली एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर आप u से v फाइंड करोगे और दोनों को ऐड करके ये फंक्शन बनाओगे तो दैट इज अ लेंथी प्रोसीजर जो मैं अभी आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताने वाली हूँ जिसका नाम है मिलने थॉम्सन मेथड। एंड आप कोई भी मेथड से एग्जाम में करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, द चॉइस इज योर्स। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ मिलने थॉम्सन मेथड। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? हाउ टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्ट करने वाले? एनालिटिक फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये जो है मैंने वर्किंग रूल बनाया है आप लोगों के लिए, ये देख लेना अच्छे से। जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको और डिटेल में बताऊंगी इसके बारे में कि कब कैसे इसको यूज करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द एग्जाम्पल, ठीक। तो ये है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर the question says that find the analytic function f of z equal to u plus iv of which real part is u equal to this। मतलब यहाँ पर u की वैल्यू दी हुई है और हमें निकालना है f of z, right? We have to find the value of f of z। अब जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ उसमें हम v नहीं फाइंड करेंगे बट फिर भी हमें डायरेक्टली f of z मिल जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? मिलने थॉम्सन मेथड। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमेशा फर्स्ट स्टेप क्या होनी चाहिए आपकी? गिवन। जो भी गिवन है उसको लिख लेते हैं। मैं ब्रैकेट ओपन करके लिख देती हूँ इसको। दैट मीन्स आई एम राइटिंग दिस u एज e रेज टू x इंटू x cos y माइनस e रेज टू x इंटू y इंटू साइन y। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को, अब आते हैं मिलने थॉम्सन मेथड की तरफ। उसमें है स्टेप 1, put del u by del x equal to phi 1 of x y। अब phi 1 of x y तो बाद में है। what is del u by del x? del u by del x कहाँ से मिलेगा? इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो मिल जाएगा del u by del x। तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट what is del u by del x। जब विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y हमारे लिए कांस्टेंट होगा, ये बात याद रखनी है। तो जो कांस्टेंट है उसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। अगर कांस्टेंट अकेला आता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, बट यहाँ पर 0 मत लिख देना। मैम आपने बोला था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये डेरिवेटिव 0। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ। आई नो दिस इज द कॉमन कंफ्यूजन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। मैम कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, बट 0 कब होता है? जब कांस्टेंट अकेला है। अगर वो किसी फंक्शन जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू आप x ले रहे हो, तो x के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो कॉपी पेस्ट होता है, उसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, राइट। तो कॉपी पेस्ट कर दिया। अब बचा क्या? इसका क्या करना है? इसका हमें लेना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव अब जब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं एंड यहाँ पर x के दो फंक्शंस है तो क्या लगेगा यहाँ पर? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब x का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x एज इट इज। ठीक है, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं फॉर द सेकेंड टर्म, माइनस माइनस।
अब यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है पहले तो एनालाइज कर लो। y कांस्टेंट है, sin y कांस्टेंट है, उसको कॉपी पेस्ट कर दो, इसका कोई काम नहीं है। अब बचा क्या, e रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है। तो ये हो गया हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, इसी के सामने या नीचे लिखती हूँ मैं, लेट अस फाइंड आउट डेल यू बाय डेल वाई। अब याद रखना है जब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो x हमारे लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर x की कौन कौन सी टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स x की है, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। अब डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होता है, इट इज माइनस साइन y, सो माइनस साइन y लिख दिया, माइनस अगेन y को छोड़ के जो जो दिख रहा है वो सारा कांस्टेंट है, मतलब e रेज टू x कांस्टेंट है, उसको कॉपी पेस्ट किया। नाउ अब यहाँ y के दो फंक्शंस है, दो फंक्शंस है मतलब प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, cos y, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज मतलब साइन y एज इट इज, और y का डेरिवेटिव हो गया 1। ठीक है, सो इसको कुछ और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या हम, हाँ इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, e रेज टू एक्स तीनों टर्म्स में दिख रहा है, यहाँ पर है यहाँ पर है, तो उसको कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा cos y प्लस x और ये वाला cos y। ठीक है, तो वो मैंने बाहर e रेज टू एक्स बाहर निकाला है, तो यहाँ बचा x cos y माइनस यहाँ बचेगा y sin y। ठीक है, तो व्हाट वाज माय फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप मेरी ये बोलती है बाय वर्किंग रूल कि इसको मुझे पुट करना है phi 1 ऑफ एक्स वाई, तो इसको नाम दे दो phi 1 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, नाम दे दिया हमने। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, e रेज टू एक्स कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई। हम चाहते तो माइनस भी कॉमन निकाल सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। इसको नाम देना है phi 2 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो पहले जो मिलेगा डेल यू बाय डेल एक्स उसको नाम दे देंगे phi 1, दूसरे को नाम दे देंगे phi 2। अब क्या करना है, अब हमें पुट करना है यहाँ पर x की जगह z एंड y की जगह 0, पर हम लिखेंगे ऐसा नहीं कि पुट, लिखना कैसे होता है, एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होता है, सी यू हैव टू राइट लाइक दिस, एट x इक्वल टू z कॉमा y इक्वल टू 0, मतलब x जहां जहां होगा वहां पर z पुट करना है, y जहां जहां होगा वहां पर 0 पुट करना है। तो पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो phi 1 क्या मिल जाएगा हमें, phi 1 ऑफ x की जगह z, y की जगह 0। देखो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू में भी पुट करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पुट करते हैं इन दिस इक्वेशन, जहां जहां x दिख रहा है वहां क्या पुट करना है, z पुट करना है, तो e रेज टू z, y जहां जहां होगा 0, तो ये हो गया cos 0 प्लस z इंटू कॉस 0 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, यहाँ मैं पुट कर रही हूँ। सो ऑन सॉल्विंग दिस cos 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये आपको मिल गया e रेज टू z 1 प्लस z। अब बिल्कुल इसी तरीके से phi 2 भी करना है हमें, phi 2 में भी हमने x की जगह z एंड y की जगह 0 पुट करना है, तो phi 2 ऑफ z 0 क्या मिल जाएगा हमें, ये है मेरा phi 2, तो phi 2 में e रेज टू z y की जगह 0 पुट करना है, तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ y की जगह 0 तो फिर से 0 हो गया, दिस एंड अगेन 0, मतलब ये तो पूरा ही 0 हो रहा है, चेक, यस 0 आ रहा है, तो e रेज टू z इंटू 0 मतलब आ गया 0। तो phi 1 ऑफ z0 की वैल्यू हमें मिली है ये, phi 2 ऑफ z0 की वैल्यू मिली है हमें 0। अब क्या करना है, अब लास्ट स्टेप आती है हमारी स्टेप 3, जिसमें हमें f ऑफ z मिल जाएगा, बस ये जो phi 1 और phi 2 की वैल्यूज है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। बट बिफोर पुटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिखनी होती है आपको लिखना होता है बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन मेथड। एग्जाम में ये लिखना जरूरी है, आप कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हो ये आपको मेंशन करना होता है, एंड इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लेना तो हाईलाइट हो जाएगा और आपको जल्दी जल्दी से फटाफट से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ, आप अगर वैल्यूअर का काम इजी करोगे तो वो आपका काम इजी करेगा और आपको फटाफट से मार्क्स देगा। उसको ढूंढना नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी चीज हाईलाइट करके दिखाओ, आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, मिलने थॉमसन मेथड, तो अंडरलाइन करो।
तो बाय मिलने थॉमसन मेथड इक्वेशन क्या है, क्या बोलता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, मिलने थॉमसन मेथड का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस। बस इसमें हमें वैल्यूज डालनी है। हमारे पास ऑलरेडी फाई 1 ऑफ जेड 0 है, फाई 2 ऑफ जेड 0 है, जो हमने प्रीवियसली निकाला हुआ है। ये है मेरा फाई 1, दिस इज माई फाई 1, दिस एंड दिस इज फाई 2। तो वो वैल्यूज मैंने यहाँ पुट की हुई है। देखो ये 0। अच्छा, मिलने थॉमसन मेथड में नॉर्मली बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आप लोग आई लिखना भूल जाते हो, फाई 1 माइनस फाई 2 लिख देते हो। तो डोंट फॉरगेट दिस कि यहाँ पर आई आता है। तो आई इंटू 0, बिकॉज फाई 2 की वैल्यू 0 थी, ये चला गया। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी जेड ई रेज टू जेड प्लस ई रेज टू जेड डी जेड प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड ई रेज टू जेड क्या होता है, यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगता है, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है जेड ई रेज टू जेड माइनस ई रेज टू जेड। ये किसकी वैल्यू लिख रही हूं मैं, जेड इंटीग्रेशन ऑफ जेड ई रेज टू जेड। अगर फॉर्मूला याद नहीं आता है तो आप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करके टाइम पर निकाल सकते हो। प्लस ई रेज टू जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेज टू जेड खुद ही होता है, प्लस सी, ये कैंसिल हो गया। सो आवर फाइनल आंसर इज f of z is equal to z e raised to z plus c. Let me check whether it is correct or not. z e raised to z plus c. Yes. क्या होता है, कई बार मैं जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर देती हूँ और फिर आप लोग कमेंट्स करके परेशान करते हो, मैम आपने ये स्टेप गलत लिखी थी, आपने वो स्टेप गलत लिखी थी। कुछ कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है बच्चों, अगर आपको समझ गई है तो वेल एंड गुड, आपने उसको करेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दिस इज माय वैल्यू ऑफ एफ ऑफ जेड, और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन क्या था, कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन। तो हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट कर लिया विदाउट फाइंडिंग v। u हमारे पास था, u से हमने डायरेक्ट एफ ऑफ जेड निकाल लिया। तो ये है हमारा लास्ट स्टेप। आपने क्या लिखनी चाहिए, विच इज द रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन जो हमें कंस्ट्रक्ट करने को बोला गया था। क्या क्वेश्चन था, एक बार चेक कर लेते हैं। फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी ऑफ विच रियल पार्ट इज दिस। जिसका रियल पार्ट हमें दिया हुआ था, हमने उसका एफ ऑफ जेड निकाला। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बिल्कुल भी यू प्लस आई वी फॉर्म का नहीं दिख रहा है। हो सकता है यहाँ पर, हो सकता नहीं है, यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इसीलिए आपको आई यहाँ पर नहीं दिख रहा है, राइट। सो आई होप द आइडिया इज क्लियर। अच्छे से ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है कि किसी भी रियल पार्ट की वैल्यू अगर दी होगी किसी भी क्वेश्चन में, तो उससे आप एनालिटिक फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हो। नाउ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इसके और एग्जाम्पल्स चाहिए है फ्रॉम माई साइड, या द आइडिया इज कम्प्लीटली क्लियर। आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही आई विल डिसाइड कि आगे के वीडियोस कौन से बनाने हैं, ठीक है। ओके, एंड पसंद आया होगा वीडियो तो जरूर लाइक करो, कमेंट करके बताओ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आपको पता है, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।